नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प भाग 6 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम अमरकांत जी की जिस कहानी को लेकर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है डिप्टी कलेक्टरी। कहानी के उन्मेष काल में कथा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अमरकांत जी की डिप्टी कलेक्टरी 1956 में कहानी विशेषांक में छपी और पुरस्कृत हुई। रोमानियत किस्सागोई से हटकर यह कहानी जिंदगी के मध्य प्रतिष्ठित कहानी है, महत्वपूर्ण रचना है। यह स्वातंत्रोत्तर आशाओं और मोह भंग की सच्ची तस्वीर अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित करने वाली कहानी है। शकलदीप बाबू घोर अभाव की स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं। एक अंतहीन मिथ्या आशा, आकांक्षा और उसके उपरांत निराशा का दमघोटू वातावरण, इन सब को ये कहानी लिपिबद्ध करती है। शकलदीप मुख्तार का बड़ा बेटा नारायण तीसरी और अंतिम बार डिप्टी कलेक्टरी का फॉर्म भरना चाहता है। इससे पहले वो 2 बार असफल रह चुका है, इसलिए तीसरी बार फॉर्म भरना चाहते हुए भी वो अपनी इस इच्छा को अपने पिता के साथ साझा नहीं कर पा रहा। अपनी मां से इस बात को पिता तक पहुंचाता है क्योंकि उसे रुपयों की आवश्यकता है। पत्नी से ये सूचना मिलते ही शकलदीप बाबू भड़क उठते हैं। वो कहते हैं, क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटाह कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। 3 बार अपनी असमर्थता बताते हुए वो इस वाक्यांश को इसलिए 3 बार बोलते हैं मानो वो उस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं। वृद्धावस्था है और इसलिए वृद्धावस्था जनित दुर्बलता के कारण उनका मुख्तारी का काम बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा। उनके पास मुवक्किल कम आ रहे थे, काम ज्यादा था नहीं, प्रतिदिन कचहरी जाते थे और जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था उससे जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। ऐसे में विगत में 3 बार में से 2 बार असफल होने के कारण उन्हें विश्वास था कि नारायण तीसरी बार भी असफल रहेगा, इसलिए फॉर्म नहीं भरवाना चाहते थे। शकल बाबू अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए कहते हैं, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे। मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? 3rd क्लास बीए आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जनाब? बड़े बड़े बह गए गधा पूछे कितना पानी। फिर करम करम की बात होती है। भाई समझ लो, तुम्हारे करम में नौकरी लिखी ही नहीं। डिप्टी कलेक्टरी
डिप्टी कलेक्ट्री, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्ट्री नाम से ही मुझे घृणा हो गई है। अपनी तरफ से शकलदीप बाबू अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम जिस चीज के लिए अयोग्य हो, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना परिश्रम करने का मादा ही नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे हो। लेखक ने यहां पर संकेत दिया है कि नारायण इस बार भी सफल नहीं होगा। कचहरी में वकील और मुख्तारों के द्वारा ये जानने पर कि नारायण इस बार भी फॉर्म भरकर डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा देना चाहता है, सब लोग शकलदीप बाबू को बधाई देने लगते हैं और ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि नारायण को इस बार जरूर सफलता मिल जाएगी। शकलदीप बाबू भी मुस्कुराकर कहीं ना कहीं आशा के कारण इस बात को मानना चाहते हैं। अपने पुत्र के व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें सुनाने के पश्चात वो उन लोगों से अपने हृदय की बात कहते हैं। शकलदीप बाबू कहते हैं, आपसे कहता हूं, पहले मन में शंका थी, शंका क्या 16 आने शंका थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से अब वह दूर हो गई है और इस प्रकार से लोगों द्वारा दिलाए गए विश्वास को वो सच मानने का प्रयास करने लगते हैं। पुत्र की परिश्रम को देखकर उनके अंदर एक आशा की किरण जगमगा उठती है। वो जानते हैं कि उनके पुत्र में डिप्टी कलेक्टरों के जैसी योग्यता नहीं है। वो नियतिवादी हैं और इसीलिए पुत्र की चिंता करते हैं, उस चिंता में विचलित होते हैं और सोचते हैं कि अगर वो दोबारा से परीक्षा देना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए और इसलिए कहीं से 600 रुपए उधार लेकर वो उसके लिए पौष्टिक आहार और मेवों का प्रबंध करते हैं। उन्हें अपने बेटे के सिगरेट पीने से चिढ़ थी, किंतु चुपचाप सिगरेट का पैकेट लाकर उसके कमरे में रख देते हैं। आमदनी का कोई सुसंगत रास्ता उनके परिवार के पास नहीं था, किंतु फिर भी वो अभावों में भी बेहिसाब पैसा फूकने लगते हैं। पुत्र का डिप्टी कलेक्टर बन जाना ये पूरे परिवार का स्वप्न बन जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर उनका बच्चा कलेक्टर बन गया तो एक उनके परिवार की अभाव जनित स्थिति में फर्क आएगा, दूसरा समाज में उनका स्तर अभिजात्य समृद्धि के साथ जुड़ सकेगा। वे उन्हीं लोगों से बातचीत करना या मिलना पसंद करने लगते हैं जो उनके पुत्र की सफलता की उन्हें गारंटी देता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो शकलदीप बाबू, आपका बेटा जरूर डिप्टी कलेक्टर बनेगा। उनके मन में चलते हुए ये आशा और निराशा के द्वंद्व को बड़ी गहराई के साथ अमरकांत जी ने इस कहानी में अंकित किया है। शकलदीप बाबू बेटे की अनुपस्थिति में
उसके कमरे में जाते हैं, उसका बिछौना ठीक करते हैं, टेबल झाड़ पोंछ के एक तरफ रख देते हैं, साफ करते हैं, जिससे उनका बेटा बिना किसी असुविधा के मन लगाकर पढ़ सके। वो जिस प्रकार भी उसकी पढ़ाई में सहयोग कर सकते थे वो करते हैं। उनके मन में पुत्र की सफलता की आशा इतनी गहराती जाती है कि वो सुबह शाम अपनी पत्नी और बहू को भी उस सफलता से परिचित कराना नहीं भूलते। उन्हें विश्वास है कि उनका स्वप्न एक ना एक दिन पूरा होगा। उनकी पत्नी भी सुबह सुबह अपने पुत्र नारायण की सफलता का स्वप्न देखती है। अब तो शकलदीप बाबू को और विश्वास हो जाता है कि सुबह के समय देखा गया स्वप्न हमेशा सच होता है, इसलिए नारायण की सफलता अवश्य होगी। शकलदीप बाबू घर से मील भर दूर शिव मंदिर में जाकर 1 घंटा रोज बिताने लगते हैं। शिव की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, प्रयाग निवासी साधु बाबा से गुरुमुख हो जाते हैं। रिश्ते की चाची से प्रभावित होकर राधा स्वामी धर्म की दीक्षा लेने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्हें जो भी धर्म कांड बताता है, जैसे जैसे करने को कहता है, वो कोई कसर नहीं पीछे रखना चाहते। जिस दिन परीक्षा का समय निकट आने लगता है, क्योंकि परीक्षा इलाहाबाद में होनी थी, इसलिए वो अपने कोट की जेब में बतासे रूपी प्रसादी की पुड़िया लेकर अपने बेटे के पास साथ साथ स्टेशन तक जाते हैं। उसे पुड़िया देने के लिए दौड़ने लगते हैं, जिससे उसके परिचय अच्छे हों। नारायण के परिचय अच्छे होते हैं। साक्षात्कार में उसे बुलाया भी जाता है और इससे शकलदीप बाबू की आशा और अधिक गहराने लगती है। साक्षात्कार में बुलाना कोई मामूली बात तो नहीं थी, ये कहीं ना कहीं सफलता का संकेत था। शकलदीप बाबू कहते हैं, तुमको अब भी संदेह है? लो, मैं कहता हूं कि बबुआ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। इस तरह से वो खुद ही नहीं, अपने परिवार में पत्नी और बहू को भी आश्वस्त करते हैं। नारायण के द्वारा बताने पर कि अन्य प्रतिभागियों का साक्षात्कार 15-20 मिनट हुआ था और उसका 50 मिनट तक चला, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर भी संतोषजनक रूप में दिए। शकलदीप बाबू अपनी तरफ से इस बात की अलग ही व्याख्या करने लगते हैं। वो कहते हैं, हाँ, देखी जाए एक से एक धुरंधर लड़के पहुंचते हैं। सबसे तो 20 मिनट ही इंटरव्यू होता है, इससे पूरे 50 मिनट। अगर नहीं देना होता तो 50 मिनट तक तंग करने की क्या जरूरत थी? 5-10 मिनट पूछताछ करके और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनके बच्चे का चुनाव हो गया। ये छोटी छोटी घटनाएं मध्य वर्ग को सपनों के सुखद संसार में ले जाती हैं, किंतु अंत में जब उसके हाथ निराशा लगती है तो वो हताश हो जाता है और आंसू ही उसका एकमात्र सहारा बनते हैं। पुत्र की डिप्टी कलेक्ट्री में अपने जीवन की सार्थकता को समझने वाले शकलदीप उसकी असफलता से
निरंतर भयंकर निराशा में डूब जाते हैं। उनका पीला मुख, कांपते होठ, गले में अटकती सांस उनके हृदय की निराशा को अभिव्यक्त करती है। उनका सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना, छोटे पुत्र के मेवे खाने पर जब वो सोकर उठता है उसे थप्पड़ मारना, ऐसी घटनाएं हैं इस कहानी में जो सतही रूप से चाहे हमें हास्यास्पद लगें, पर गहरे रूप से एक करुणा से भर देती हैं। शकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, इधर उधर मटगस्ती करने, और जब खाली रहते तो कुछ ना कुछ खाने को मांग बैठते। वे चटोरे हो गए और उनको जब देखो भूख लग जाती। इस तरह कभी रोटी गुड़ खा लेते, कभी आलू भुनवा कर चख लेते और कभी हाथ पर चीनी ही लेकर फांक लेते। भोजन में भी वे परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश कर देते, कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ रोटी दाल की, कभी मकुनी की और कभी सिर्फ दाल भात की ही। कथ्य वर्तमान में भी पुराना नहीं पड़ा है। नारायण जैसे युवा हमें आज भी दिखाई देते हैं जो अपेक्षित सामर्थ्य के अभाव में विभिन्न परीक्षाओं को देते हैं और उसमें असफल होते हैं। शकलदीप बाबू जैसे वृद्ध होते पिता समाप्त होती शक्ति के कारण अपने पुत्र की अयोग्यता से परिचित होने पर भी मिथ्या स्वप्नों को हवा देते रहते हैं। अमरकांत जी पात्रों का नियोजन करने के उपरांत उनसे एक अलगाव स्थापित कर लेते हैं। पात्र अपनी स्थिति, अपनी परिवेश को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उन परिस्थितियों में भी जीने की कोशिश करते हैं। किंतु ये भी सत्य है कि इन निम्न मध्यवर्गीय पात्रों की अंतिम परिणति हताशा और निराशा में होती है। इससे उबरना इन पात्रों में के लिए संभव भी नहीं है। एक महात्मा ने विगत में उन्हें बताया था कि उन्हें अपने पुत्र का नाम पन्नालाल से बदलकर नारायण रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसका भाग्य राजा बनना हो जाएगा। अंधविश्वास के कारण शकलदीप बाबू ऐसा ही करते हैं। स्वयं दुखी होने पर भी पिता होने के कारण पुत्र की कुशलता की चिंता उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। असफल पुत्र को सोता हुआ देखकर वो उसके नजदीक जाते हैं और जब उन्हें आश्वस्ति हो जाती है कि उनका पुत्र सांस ले रहा है तो वो आश्वस्त हो जाते हैं, चैन की सांस लेते हैं कि उनके बच्चे ने आत्महत्या जैसा जघन अपराध नहीं किया। कहानी में संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को त्याग कर कहानीकार ने सामान्य जनजीवन में दिखाई देने वाली भाषा को अपना लिया है। तत्सम के शब्दों में अगर हम देखें तो परिश्रम, विकृत, निर्दय शब्द उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं। तद्भव शब्दों में सरग, परमेश्वर, दोनों जून। मुहावरों ने भाषा को सजीव बनाया है, गतिमान बनाया है। उदाहरण स्वरूप बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी, सभी कुकुर काशी सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा। इस तरह के प्रयोगों से भाषा में नैसर्गिकता की सृष्टि हुई है। शब्द युग्मों को अगर हम देखें तो नहाने धोने, डांट डपट जैसे शब्द युग्मों का लेखक ने निसंकोच प्रयोग किया है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भाषा में रच बस गए हैं
उर्दू के शब्दों में नाकाबिल, खुराफात, तबीयत को लिया जा सकता है। अंग्रेजी के शब्दों को उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो स्टेशन, प्लेटफॉर्म, टाइम, टेबल। आत्मकथन और रेखा चित्र, इन दो प्रविधियों के माध्यम से उन्होंने व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करके अपनी भाषा में त्वरा उत्पन्न की है। शकलदीप बापू का रेखा चित्र दृष्टव्य है। उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। वह गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना था और उनकी बाहों और गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। इस रेखा चित्र के माध्यम से मानो उन्होंने शब्दों के द्वारा एक चित्र अपने पाठकों की आंखों के समक्ष उपस्थित कर दिया है। लेखक के मन में ये कहानी बहुत लंबे समय तक घुमड़ती रही और इसे वो अभिव्यक्ति देने के लिए बेचैन हो उठे। एक सीधी सादी घटना विहीन यह कहानी किस प्रकार से कालांतर में लोकप्रिय हुई, ये अपने आप में एक रोचक विषय है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने इस तथ्य की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि हमें अपने बच्चों पर या स्वयं युवाओं को भी अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन क्षमताओं को पहचानकर अपने भविष्य के लिए स्वप्न देखने चाहिए, क्योंकि स्वप्नों को जब हम कल्पना के विविध रंगों के से सजा देते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर उनका यथार्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। नारायण डिप्टी कलेक्टरी का सपना तो देखता है, पर वो उसके साथ इस बात को समझ नहीं पाता या समझकर स्वीकार नहीं करता कि उसमें डिप्टी कलेक्टर बनने की योग्यता ही नहीं है। हम अपने आसपास देखें तो आज भी हम कुछ एक कार्य क्षेत्रों का ही चुनाव करते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और इन सपनों के कारण अपने आप को होम कर देते हैं। जब निराशा आती है तो वो निराशा हमें इतने अंधे गुफा में ले जाती है जिसका दूसरी तरफ कोई छेद खुला हुआ हमें दिखाई नहीं देता, जहां से आशा की एक छोटी सी भी किरण अंदर आ सके। बहुत सारे लोग निराश होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह भी बताया है कि असफल होने पर अभिभावकों का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपने बच्चों को डांटे मारें नहीं, उनका साथ दें। शकल बाबू निश्चित रूप से अपने बच्चे को कलेक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे, अपनी तरफ से सहयोग भी देते हैं, बेटे को मेहनत करता देखकर खुश भी होते हैं, यहां तक कि अंधविश्वासों का भी सहारा लेने लगते हैं, किंतु अंत में अपने बेटे को जीवित देखकर ही संतोष के सागर में डूबने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में उस निम्न मध्य वर्ग को अपना केंद्रीय विषय बनाया है जो जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से जूझता है, टकराता है, संघर्ष करता है
और उन संघर्षों से अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। सफल हो या असफल हो ये अलग बात है, किंतु उन परिस्थितियों से घबराकर अमर्यादित जीवन नहीं जीने लगता, उन परिस्थितियों से घबराकर आत्महत्या नहीं करता, भाग्य को कोसता नहीं है, अपने आप को या ईश्वर को गलत भी नहीं कहता, समझौते करता है, जीने की इच्छा रखता है और इसी जीवन को जीते हुए अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ एक संबंध स्थापित करता है। अगर हम अमरकांत जी का जीवन भी देखें तो वो भी कष्टों अभावों से भरा हुआ था, किंतु उन्होंने कहीं पर भी हार नहीं मानी, कहीं पर भी झुके नहीं, और यही बात उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से भी अपने पाठकों को समझाने का प्रयास किया है। उनकी इन रचनाओं के माध्यम से हमने उनके कथ्य और शिल्प को समझने का प्रयास किया। अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के विषय में जानेंगे और प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।